अभी जैसे इंडिया बहुत सारे हथियार खरीद रहा है, राफेल को लेकर खास तौर बात चल रही है कि बहुत सारा फ्रांस से हमने और मंगा लिया है। ये वर्ल्ड लेवल के इक्विपमेंट है। अगर 2036 में हम 1986 का जहाज जो बनना शुरू हुआ था इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इट वाज नॉट अ गुड डील फॉर अस। सोर्स कोड अगर हमें मिल जाते हैं तो हम उसमें अपने हथियार लगा सकते हैं। फ्रांस ने वो भी हमें शेयर करने के लिए साफ मना कर दिया है। अभी जैसे इंडिया बहुत सारे हथियार खरीद रहा है, राफेल को लेकर खास तौर बात चल रही है कि बहुत सारा फ्रांस से हमने और मंगा लिया है। रूस से हम समझौता कर रहे हैं, अमेरिका से हमारी डील चल रही है। ये वर्ल्ड लेवल के इक्विपमेंट हैं जो हम अब लेते जा रहे हैं, नई बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए, आप ओप सिंदूर लें तो S-400 जो है, जो हमने एयर डिफेंस सिस्टम लिया है रूस से, वो बहुत ही कारगर साबित हुआ है। अगर कोई भी पाकिस्तानी जहाज़ या मिसाइल्स अपना कोई जो टारगेट है जो नुकसान है यहाँ नहीं पहुँचा पाया, S-400 को उसका बहुत बड़ा श्रेय उसको जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड डील एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू हैव S-500 ऑल्सो विच इज़ अ वेरी गुड डील। एज फार एज रफाल इज़ कंसर्न, आई एम नॉट इन फुल एग्रीमेंट विद दैट बिकॉज आई हैव सीन नाउ अराउंड द वर्ल्ड कि किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नाउ इज़ द एज ऑफ अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स। मैन्ड प्लेटफॉर्म कुछ रहेंगे लेकिन ज़्यादातर जो है अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स हो जाएंगे। और हवाई जहाज़ में भी अब जितने हैं जो बड़ी आर्मीज़ हैं या जो टेक्नोलॉजी के एडवांस मुल्क हैं, सारे के सारे अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स पे पूरा जोर है उनका। इवन कंट्रीज़ लाइक टर्की, दे हैव रिसेंटली यूज्ड अ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट टू शूट डाउन अ 4th जनरेशन मैन्ड एयरक्राफ्ट। तो उस लेवल तक डेवलपमेंट हो चुकी है टेक्नोलॉजी में। उस स्टेज पे आके जब हमें इतना सारा टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी डेवलप हो रही है, तो एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि 1989 से बनना शुरू हो गया था और जो सर्विस में है, तो और ये अगले 10 साल तक हमें मिलता रहेगा। तो सोचें, अगर 2036 में हम 1986 का जहाज जो बनना शुरू हुआ था इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 साल पुराना, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इट वॉज नॉट अ गुड डील फॉर अस। राफेल का सौदा घाटे का सौदा है भविष्य के। अगर कुछ ऐसे क्लॉज हैं इसमें जो आम पब्लिक को नहीं पता, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता। शायद हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी डील की हो जो आम डोमेन में नहीं है, पब्लिक डोमेन में लोगों को नहीं पता है, जिससे हमें कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाला है। लेकिन जो सोर्स कोड है जहाज के, वो हमसे वो भी शेयर करने को तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई एडवांटेज मिली है। सोर्स कोड अगर हमें मिल जाते हैं तो हम उसमें अपने हथियार लगा सकते हैं जो हमने हिंदुस्तान में इंडिजिनियसली बनाए हैं। फ्रांस ने वो भी हमें शेयर करने के लिए साफ मना कर दिया है। अगर हमें सोर्स कोड भी नहीं मिल रहे हैं उनके 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो 2036 तक हमें मिलेगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इंडियन आर्मी में करप्शन है। देखिए, अब आप मुझे मरवाएंगे बोल के कि मैं हाँ बोलूंगा तो मुझे इतने, मेरे फौज के अंदर मेरे यार दोस्त हैं सब, मैं वहीं से पला बड़ा हूँ। काफ़ी लोग मुझे इस चीज़ के लिए वो करेंगे, लेकिन हाँ, फौज में करप्शन है और सर्विसेज में बहुत ज़्यादा करप्शन है। किस लेवल पे, कैसे करप्शन? लेवल मैं नहीं जानता क्योंकि मैं उसे। किस तरह करप्शन? मैं कार रिलीज करता था। मैंने जो रेड डी हिमालय कार रैली होती है उसमें 2006 में मैं रनर्स अप भी था एक्सट्रीम कैटेगरी में। वो बार बार प्रॉब्लम आ रही थी उसके अंदर ना, तब मुझे जो EME के ऑफिसर होते हैं, जो फौज में एक महकमा है जो रिपेयर करता भी गाड़ियों को, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है, बाहर से चीज लेता है, तो वो एक बंदा कहता है, मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर बता रहा है जो ग्रीस सप्लाई करता है फौज को, ग्रीस कहता है हम ये सारी जो बिल्कुल थर्ड के नकली ग्रीस दे रहे हैं, मुझे तो हैरानी है कि फौजी गाड़ी से वो चल कैसे रही हैं और वो जो प्रोक्योर कर रहे हैं पता है क्या आ रहा है। तो है करप्शन, है सप्लाईज में करप्शन है, चाहे ऑर्डिनेंस हो, सप्लाई को सर्विसेज हो या EME हो, इनमें है। और हम काफ़ी जब से हमने फौज ज्वाइन की थी, यंगस्टर थे, जब लेफ्टिनेंट कैप्टन थे, तब से सुनते आ रहे हैं उनमें। लेकिन पिन पॉइंट करना किस लेवल पे है, क्या मुश्किल है। ये कैसे पॉसिबल? क्योंकि जो भी फौजी जा रहा है, फौज वो जगह है जहाँ पर एक इंसान परिवार भूलकर शहादत देने को तैयार है। फौज वो जगह है जहाँ घर परिवार सब छूट जाता है, सिर्फ देश का हित आगे रहता है। तो जहां पर इतना डेडिकेशन लेवल हो कि आपकी जिंदगी की परवाह नहीं है भारत माता के झंडे के आगे, वहां पर फिर ये करप्शन कैसे इतने सालों से पला बढ़ा है? क्योंकि हर दूसरी फिल्म में दिखाया जाता है, हम फिल्मों के जरिए भी देखते हैं, कहानियों में भी सुनते हैं। मेरे पास VK सिंह साहब भी आए थे, उनसे भी मैंने समझने की कोशिश की थी। और राजीव गांधी जी के ज़माने से लेकर अब तक हर बार ऑपोजिशन जो है वो आरोप लगाता है कि ये जो डील हुई इसमें इतना पैसा खाया गया, इतना पैसा इधर गया। हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, 2 चीज़ बताऊंगा आपको मैं। पहली चीज़, बोले हर कोई डेडिकेटेड है। फौज में जब भर्ती होते हैं ना, अफसर हैं, जवान हैं, आपको बोला था आप चूज़ करें आप किस महकमे में जाना चाहते हैं फौज के अंदर। फौज में लड़ाई के महकमे हैं, इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है,
आर्टिलरी है जो जाके फ्रंट पे लड़ते हैं दुश्मन के आमने सामने, फिर कुछ महकमे जो पीछे रहते हैं। आपको दाल चावल सप्लाई करना, आपका राशन सप्लाई करना, आपको हथियार सप्लाई करना, कपड़े सप्लाई करना, आपकी गाड़ी रिपेयर करना, ये लोग फेस टू फेस कभी नहीं आते लड़ाई में। हाँ, मुश्किल कंडीशन में पहुंच सकते हैं, इनको बमबारी हो सकती है, खतरा इनको भी रहता है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में कभी इनका मतलब वो नहीं होता। बहुत से लोग हैं जाके सीधा यही ऑप्ट करते हैं कि हमें सप्लाई कोर में जाना है, हमें ऑर्डिनेंस में जाना है, हमें एम में जाना है। वो कभी ऑप्ट ही नहीं करते, डरते हैं किस तरह हमारा नाम इन्फेंट्री में ना आ जाए। तो ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि हम कहीं दूध के धुले हैं, कि ऐसे हैं कि हर कोई आता है कि मैं लड़के देश के लिए शहीद होने के लिए आया हूँ। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ नौकरी के तौर पे आते हैं। दूसरा जो आपने बोला कि बड़ी बड़ी डील हमने करप्शन सुना है, हम छोटी डील क्यों नहीं करते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे देश की फौज की रीढ़ की हड्डी वो है इन्फेंट्री। जब तक दुश्मन की जमीन इन्फेंट्री जवान के बूट के नीचे नहीं होगी, जीत पक्की नहीं होती है। चाहे आप कितने बम गिरा लें जहाज़ों से, कितने आपके शिप्स जहाज जो समुद्र में बमबारी करते रहें, पूरा पाकिस्तान तबाह कर दें, चीन तबाह कर दें, जब तक इन्फेंट्री सोल्जर वहाँ पहुँच के ज़मीन अपने बूट के नीचे नहीं रखेगा, जीत पूरी नहीं हुई है। और जैसे आपको बोला ये सब भी ख़त्म हो जाएंगे ना, सारी जहाज़, शिप्स, तोप, इन्फेंट्री जवान तब भी लड़ेगा और आखिर तक लड़ता रहेगा। लेकिन अब तक, और मैंने फौज 8-9 साल पहले छोड़ी है, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके लेफ्टिनेंट कर्नल तक जो भी 20-25 साल जो मैंने नौकरी की है, हमारे पास बेसिक इक्विपमेंट नहीं था। अभी भी नहीं। अभी मैं जाऊँ देखता हूँ, आप किसी भी ग्रेड 1 आर्मी को देखेंगे ना, फर्स्ट आर्मी, दे विल ऑल हैव नी पैड्स, दे विल ऑल हैव गॉगल्स, दे विल ऑल हैव क्वालिटी हेलमेट्स, दे विल ऑल हैव केवलार वेस्ट्स। हमारे पास वो अब भी नहीं है। और ये चीज़ें जितना आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे खर्च कर रहे हैं ना पैसा, सिर्फ एक एयरक्राफ्ट पे जितना जो $1 बिलियन आप लगा रहे हैं, उसमें आप पूरी इन्फेंट्री को अच्छी से इक्विप कर सकते हैं। लेकिन इतने सालों में, अब जब तक मैंने फौज छोड़ी थी तब तक हम वो हेलमेट इस्तेमाल कर रहे थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हो रहे थे। हमारी हथियार थे, जो राइफल एक पर्सन है जिससे जवान ने लड़ना है, वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बराबर की राइफल थी। इट वॉज नॉट अ फर्स्ट वर्ल्ड आर्मीज राइफल। नन ऑफ देम हैड अ बुलेट प्रूफ वेस्ट। अभी भी नहीं है 80% फौज के पास बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं है, जो हर आर्मी में होता है। नी पैड्स वगैरह तो भूल ही जाइए, ये तो मतलब बात ही नहीं, इसको जिक्र नहीं है। गॉगल्स वगैरह छोड़ दीजिए इनको, कि दिखावे के लिए है। तो आपका जो बेसिक जवान है जिसने लड़ाई आखिरी दम तक लड़नी है, उसको आप ढंग से इक्विप नहीं कर पाए। और फिर आप बातें सारी ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स, रफाल्स और ये डील्स वो डील्स, अब क्यों ये सब बातें होती हैं और क्यों ये लोअर लेवल की जो हमारे जनरल्स बनते हैं, क्यों आज तक वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाए कि इन जवानों को हमें बेसिक इक्विपमेंट दिलाना है? नहीं दिला पा रहे हैं। क्यों नहीं दिला पा रहे? कैप्टन नहीं बोल सकता, ये मेजर नहीं बोल सकता, ये जनरल्स को बोलना है ना। क्यों नहीं बोले वो आज तक? बट जो जनरल ऊपर तक गया है, हाँ, क्या वो इतना डिस्कनेक्टेड है नीचे वालों से? देखिए, डिस्कनेक्टेड एक चीज या है। वहां पर भी नंबर गेम है कि आप ऊपर जाएंगे अगर आप फेवरेट हैं, नहीं हैं? देखिए, अगर आप अब बोलेंगे कि भाई आप हमें एक लिस्ट दे दीजिए और जनरल हम चूज करेंगे, आर्मी कमांडर हम चूज करेंगे, तो फिर नंबर गेम तो आएगा उसमें, क्वालिटी डिटीरिएट होगी। और जहां तक ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जहां तक इनका इंटरफेरेंस है, मुझे लगता है इनकी कहीं ना कहीं एक, और ये इस गवर्नमेंट का नहीं है, हर गवर्नमेंट से, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कोई भी हिंदुस्तान में ये चीज़ पसंद नहीं करता कि एक जनरल खड़ा के बोले सर हमें ये चाहिए और हमारी ज़रूरत है और ये होना चाहिए। वो चाहते हैं जो हमने बोल दिया एक बार, जनरल की बात सुन ली, हमने कहा ठीक है हम करेंगे, दोबारा हमारे सामने खड़ा होकर बोल ना सके, रिक्वेस्ट करे। रिक्वेस्ट तो करते ही हैं कि उसके बाद जो हमने बोल दिया चुपचाप उसे मान लें। हम अभी तक हम जो है जनरल मानेकशॉ की किताबें पढ़ते हैं, हमें यहाँ पे जनरल सुंदर जी की बातें करते हैं, उसके बाद हमने किसी जनरल का नाम सुना ही जो खड़ा उसके गवर्नमेंट सामने कि ये हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है और हमें चाहिए, ये नहीं सुना हमने नाम ना। और अगर यही हालत आ कि 5 का पैनल दीजिए हम एक चूज करेंगे, तो शायद सुनेंगे भी नहीं। नरवड़े साहब की भी किताब आई जिसको लेकर काफी वो रिटायरमेंट के बाद आई, जिसपे बैन भी अभी लगा हुआ है। बैन कहें क्या, होल्ड कर दिया गया है, रिलीज नहीं की गई। उसमें 2 बातें लीक हुई जो बाहर आई। उसमें एक बात अग्निवीर को लेकर थी कि फौज तैयार नहीं थी, बट एज अ जर्नलिस्ट जो मैंने कवर किया, या आपने भी सुना होगा उस दौर में, क्योंकि उसी दौर की खबरें जी, उसमें कहा गया था कि आर्मी का पुराना ड्राफ्ट है जिसको बाद में एग्जीक्यूट किया गया, और ये आर्मी का ही प्रपोजल था, हमने एग्जीक्यूट किया। और दूसरा जो लड़ाई हुई चाइना से, उसमें कहा गया कि जब पूछा गया नरवड़े साहब की तरफ से क्या किया जाए, तो कहा गया जो आप सोच ले। उन्होंने कहा यह जिम्मेदारी से बचने का तरीका था। रिटायरमेंट की बात किताब है, किताब पब्लिश नहीं हुई है, बट इन दोनों घटनाओं को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये भी पहली बार हो रहा है कि किसी जनरल ने सब बातें लिख दी, आमतौर पर तो ये बातें आती ही नहीं थी। जनरल खत्म हो गया ना, अभी तो जनरल तो बन गया ना वो।
ये तो रिटायरमेंट की बात है. Why didn't you talk about it when you were service? If you are a commander of the Indian Army, 1.1 million strong army, why didn't you talk about it when you were in service? अब रिटायरमेंट क्योंकि आपको कुछ मिलना नहीं है अभी. आपने उस वक्त क्यों नहीं बात की इसके बारे में? दूसरी बात, मैं आपको ये अंदर की बात बताता हूं. जब ये जो ये आप ये अग्निवीर की बात कर रहे हैं, एक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे आर्मी कमांडर्स आते हैं, चीफ आता है. मुझे खुद जिसने बताया, जो उसमें उपस्थित था, उसकी बताई बात बता रहा हूं कि सारे आर्मी कमांडर्स, एवरीबडी वाज अगेंस्ट अग्निवीर. ऑल आर्मी कमांडर्स वर अगेंस्ट दिस. एंड देन दे वर टोल्ड बाय चीफ दैट दिस आर द ऑर्डर्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस एंड लेट्स एग्री टू दिस. एंड देन एवरीबडी एग्रीड. अगर ये जनरल्स वहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया उसको? क्यों नहीं बोला कि नहीं हम इसके खिलाफ हैं? क्यों नहीं लिख के दिया हम खिलाफ हैं इस चीज के? रिटायरमेंट के बाद बोल रहे हैं हम, क्या फर्क पड़ता है उसका? उस टाइम क्यों नहीं बोला नरवल साहब ने कि हम इसके खिलाफ हैं? बट ये थ्योरीज आती है कि 45 साल से डिमांड इसकी थी, मांगा किसी ने नहीं, हम भी रहे हैं ना.